compounds of group number 13 उसमें पहला हम कंसीडर करेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो आज का टॉपिक हो जाएगा इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। बहुत इजी टॉपिक है बेटा। बोरॉन पे 3 इंपोर्टेंट कंपाउंड हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना है। बोरॉन के 3 इंपोर्टेंट कंपाउंड हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे हम लेंगे बोरेक्स, नंबर 2 पे होगा ऑर्थो बोरिक एसिड, और 3 नंबर पे एक हो गया बोरेक्स, एक हो गया ऑर्थोबोरिक एसिड, और 3 नंबर पे कौन सा कंसीडर करोगे? डाइबोरेट। तो 3 कंपाउंड आपको बोरॉन के पढ़ने हैं, बराबर है। जैसे ये 3 कंपाउंड हो जाएंगे हमारा ग्रुप नंबर 13 हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? परनाइट था, डाइबोरेट नहीं। आपने ये 3 लिखा है, ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरेक्स और परनाइट। बेटा वो मिनरल्स है। कार्नाइट जो है बेटा वो एक मिनरल्स है कि जिसमें से हमको बोरॉन बनाना है। एक रो मटेरियल है जहां से हमको बोरॉन मिलेगा, है ना। ये उसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, मतलब बोरॉन से आप कौन कौन सी चीज बना सकते हो। तो सब बोरॉन से बोरॉन जो है उसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड, मतलब समझो बेटा, ये जो बोरेक्स है, बराबर है, तो बोरेक्स के अंदर क्या होगा? बोरॉन। तो हमको उसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं कि भाई ये बोरॉन जो है वो बोरॉन से हम कौन कौन सी चीजें बना सकती है जहां पे बोरॉन प्रेजेंस रहेगा। जैसे आपके पास सल्फर है, तो सल्फर के इम्पोर्टेंट कंपाउंड में क्या चलेगा? जैसे सल्फर है तो वो SO2 भी बनाएगा, H2SO4 भी बनाएगा, है ना। तो वो उसके इम्पोर्टेंट कंपाउंड होगी। मतलब बोरॉन की प्रेजेंस में कौन कौन सी चीज पॉसिबल है, क्लियर है? उसमें नंबर 1 कर लो। नंबर 1 बोरेक्स, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O, जिसका फॉर्मूला Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, लिखो। इट इज व्हाइट crystalline solid. It is white crystalline solid. नेक्स्ट पॉइंट, नया पॉइंट कर लेना बेटा। बोरेक्स हैविंग टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। बोरेक्स हैविंग टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। समझो बेटा, जो वर्ड डायरेक्टली समझ में आ जाता है बेटा कि बोरेक्स जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। हमारे पास समझो बेटा जो भी सॉलिड होता है उसका 2 फॉर्म होते हैं। एक जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और दूसरा होता है एमोर्फोस सॉलिड। समझ में आ रहा है? अभी क्रिस्टल सॉलिड किसको बोलोगे, एमोर्फोस सॉलिड किसको बोलोगे? एमोर्फोस का मतलब जैसे वो आटा होता है जिसको आप क्या करोगे, जैसे आटा को आपने देखा होगा, आटा कैसा होता है, जैसे वो नॉर्मली थोड़ा स्टिकी जैसा होता है, उसको एमोर्फोस सॉलिड बोलोगे आप, एमोर्फोस फॉर्म में होता है। और क्रिस्टल सॉलिड में क्या होगा कि नॉर्मली उसके क्रिस्टल होते हैं, जैसे नमक जो होता है ना, तो वो नमक की क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल कुछ चीज अलग होती है और एमोर्फोस चीज अलग होगी। क्लियर हुआ? क्रिस्टल जो होता है उसका पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। पर समझो कि ये वाला जो ग्लास है ना बेटा, ये ग्लास
का जो प्रॉपर्टी होता है वो जैसे आप बताओगे एमरफोस सॉलिड उसको बोलोगे। ग्लास जो होता है वो कैसा रहेगा, एमरफोस सॉलिड। मान लो कि ग्लास अभी आपको कैसा दिखेगा, सॉलिड है, पर इसमें क्या होता है बेटा, सॉलिड स्टेट वाला एक चैप्टर आप पढ़ोगे कि जैसे मान लो बेटा आपने ये ग्लास को इस साइज में आपने कट किया हुआ है, समझना बेटा। एमरफोस सॉलिड का मतलब क्या होता है, दिखने में क्रिस्टल जैसा दिखेगा, एक कांच जो है वो आपको क्रिस्टल जैसा दिखेगा। पर नॉर्मली क्या होगा बेटा, जब भी ग्लास बनता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये कॉर्नर से उसका थिकनेस मेजर कर लेना है, ये कॉर्नर से थिकनेस मेजर कर लेना है, यहाँ से थिकनेस मेजर करना है, यहाँ से थिकनेस मेजर करना है, फिर उसको विंडो पे लगा देना है। समझो कि 10 साल 15 साल के बाद वो ग्लास को वापस निकाल के उसका थिकनेस जो उसको मेजर करना है। नॉर्मली क्या होता है, जो बॉटम साइड पे अगर आप थिकनेस उस टाइम पे मेजर करोगे तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आपने जो रिजल्ट लिखा हो, और ऊपर वाला जो होता है उसका थिकनेस थोड़ा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब ग्लास बनाया था उस टाइम पे चारों कॉर्नर से उसका थिकनेस एक जैसा था, पर जैसे जैसे टाइम पास आउट हुआ और फिर 10 साल के बाद उसको वापस उसका थिकनेस मेजर किया तो टॉप साइड से उसका थिकनेस कम हो गया, बॉटम साइड पे बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे ये ग्लास जो है हमारे सामने मेल्ट नहीं हुआ होगा, पर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ होगा, टेम्परेचर का कुछ अप एंड डाउन हुआ होगा जिसकी वजह से वो मेल्ट होके वो नीचे की साइड पे जमा हो गया। समझ में आ रहा है। तो ग्लास जो होता है वो नॉर्मली कौन सा नेचर फॉलो करेगा, एमरफोस सॉलिड। तो एमरफोस सॉलिड मतलब वो क्रिस्टल नहीं होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि इसका फिक्स नहीं होता है, टेम्परेचर के हिसाब से वेरी करेगा। अगर समर में इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट निकालोगे तो कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसका टेम्परेचर हो गया, वो सॉफ्ट नेचर हो गया हुआ है। समझ में आ रहा है, जबकि क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है कौन सा, बोरेक्स। अभी आपको ये वर्ड समझना बेटा, इसमें थोड़ा केमिस्ट्री रहेगा कि भाई ये वाला जो बोरेक्स है हैविंग टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट। टेट्रा वर्ड से आपको समझ में आ गया होगा, टेट्रा का मतलब क्या होगा, 4। अभी हमको ये समझना है कि ये टेट्रा यूनिट क्या होता है। अगर टेट्रा यूनिट आपने समझा दिया तो बोरेक्स का हमारा काम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, तो समझो बेटा क्या होगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कि बोरेक्स जो उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा, Na2B4O7.10H2। बेटा समझना टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट होता क्या है। तो यहाँ पे समझो बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, Na2B4O7.10H2 जो है उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब ये हो गया, यहाँ से मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को थोड़ा अलग कर रहा हूँ, समझना बेटा, और Na2B4O7 को अलग कर रहा हूँ। ये डॉट का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं पे ये H2O जो है वो नॉर्मली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा, है ना। तो मैं उसको थोड़ा अलग कर रहा हूँ। तो यहाँ से एक चीज हो जाएगी Na2B4O7, क्लियर हो गया, और साथ में आप क्या करोगे 10H2O। समझना बेटा, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का मतलब ये होगा, कहीं ना कहीं पे हम ब्रैकेट वाला सिस्टम बताएंगे, वो ब्रैकेट वाले सिस्टम में कुछ ऐसी चीज होगी जो 4 लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और कुछ ऐसी चीज होगी जो लॉन पेयर को डोनेट करेगा। मतलब एक्सेप्टर भी होगा, डोनर भी होगा। हमको एक्सेप्टर भी बनाना है, डोनर भी बनाना है। तो ऐसा तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो बेटा ये 10H2 है, तो 10H2 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा, तो पानी कहीं ना कहीं पे वेपर फॉर्म में होगा, कहीं ना कहीं पे उसका डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन से 2 ही चीज मिलेगी, H प्लस एंड OH माइनस, है ना। तो अभी क्या होगा, 10H2 में से मैं 8H2O और साथ में 2H2O का 2 पार्ट कर रहा हूँ। समझना बेटा, ये 2H2O जो है बेटा, उसमें से मैं क्या बना रहा हूँ बेटा, H प्लस, और साथ में क्या बनेगा OH माइनस। बेटा यहाँ से H प्लस कितना बनेगा 2 मोल, OH माइनस कितना बनेगा 4 होगा ना। नहीं बराबर बेटा 2H2 है, जिसमें से मैंने 2H प्लस बनाए, 2H माइनस बनाए, क्योंकि मुझे टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का कॉन्सेप्ट समझाना है जिसमें मुझे लॉन पेयर डोनेट करे ऐसी चीज की नीड है। तो यहाँ पे देखो बेटा 2OH हो गया, अभी OH माइनस पर मतलब नेगेटिव लिगेंड हो गया, जिसमें ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा। तो हमारा एक डोनर रेडी हो गया। समझना, अभी क्या होगा बेटा, ये Na2B4O7 है, उसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। ये चीज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो बैलेंस वाला सिस्टम हो गया। तो मैं क्या करूँ बेटा, यहाँ से Na प्लस को सेपरेट कर रहा हूँ, तो Na प्लस का कितना मोल हो जाएगा 2, और साथ में क्या फॉर्म होगा B4O7। देखो बेटा
यहाँ से मैं इसको अलग कर रहा हूँ तो ये +1 है, पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना जा रहा है 2। तो B4O7 जो था उस पे चार्ज कितना होगा -2। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या किया, अगर ये कंपाउंड टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट फॉलो कर रहा है तो मुझे उसको फॉलो करवाना है, और वो फॉलो कब करेगा, जब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होके कुछ नई चीज बनेगी तब जाके। अभी समझो बेटा, इतना चीज समझ में आ गया? ओके, मुझे टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट बनाना है, तो यहाँ पे समझो कि 2OH माइनस है। अभी मुझे कितने की नीड है बेटा, नीड कितने की है, 2OH माइनस और चाहिए। और एक चीज समझो बेटा, B4O7 जो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है, ये B4O7 जो होता है उसमें से 2 ऑक्सीजन मतलब O2, ये 2 ऑक्सीजन जो है किसको प्रोवाइड करेगा, H+। तो B4O7 से 2 ऑक्सीजन कहाँ पे है, H+। तो ये H+ क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन गेन करके वो नॉर्मली क्या बनाएगा, OH माइनस। कितना बना, 2। समझना बेटा। अभी समझो आपके सिस्टम में कौन सी चीज बची, समझो कौन सी चीज बची, 2Na+ जो सेपरेट हुआ, प्लस में क्या करना बेटा, B4O5। समझना बेटा, क्या बचा, B4O5 प्लस नई चीज कौन सी बनी बेटा, H+ था, उसमें से 2H माइनस टोटल कितना हुआ 4OH माइनस, प्लस क्या बचा 8H2O, जिसको हमको भूलना नहीं है। ये काम हो गया बेटा। मैं ये समझा रहा हूँ कि आपका बोराइड जो है वो टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट कैसे बना रहा है। क्लियर हुआ? वहाँ पे 2 मोल है ना, O2। अगर 2 मोल लिखना है तो 2O-2 लिखना पड़ता है। क्लियर हुआ? और 1 मोल O2 होता है। तो सर यहाँ पे चार्ज आएगा ना B4O5। बताता हूँ बेटा, समझो तो सही तरह। कितना क्लियर हो गया? ओके, ये बोरॉन जो है बेटा, ये बोरॉन का चार्ज कितना है, +3। तो ये 4 है, क्योंकि मोल कितना बेटा 4। ऑक्सीजन क्या बनाएगा -2, और उसके मोल कितने बेटा 5। इसका टोटल चार्ज कितना हो, 4 जा +12 हो गया, 5 जा कितना -10, और चार्ज इसका कितना होगा अभी +2 का मतलब क्या हुआ, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और वैकेंट ऑर्बिट क्रिएट किया। समझ में आ रहा है? वैकेंट ऑर्बिट क्रिएट किया। आ रहा है बेटा समझ में कि नहीं आ रहा है? इसका चार्ज कैसा बना, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो अपना चार्ज कैसा बनाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, कहीं ना कहीं पे ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो B4O5 के अंदर बोरॉन जो होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिट अवेलेबल हो गए। क्लियर है? अभी समझो क्या होगा बेटा, यहां से हमको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कौन जाएगा बेटा, तो B4O5 है, जिसका पॉजिटिव चार्ज होने से ये B4O5 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिट है ना। तो अभी क्या होगा, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट में हमारा OH रेडी हो गया बेटा। OH क्या हो गया, रेडी। तो यहाँ पे B4O5 हमारा एक कंपाउंड है जिसमें बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिट है, और ये वैकेंट ऑर्बिट मतलब ये वाला एक कंपाउंड मेटल जैसा हो जाएगा। OH-1 जो लिगेंड के हिसाब से काम कर रहा है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का मतलब 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करेगा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अभी देखो बेटा, इस पे चार्ज और इस पे चार्ज पे आपको थोड़ा ध्यान रखना बेटा। इसका टोटल चार्ज कितना हो गया, -4 हो गया, क्योंकि OH पे -1 है, 4 का मतलब क्या होगा -4, और इसका टोटल चार्ज कितना होगा +2। ओके, +2 -4 का हिसाब कितना होगा, -2 हो जाएगा। गुड। तो इसका कॉम्प्लेक्स जो है उस पे चार्ज क्या हो बेटा, -2। बेटा ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट हो गया। अभी इसको बैलेंस करना है। इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया। हिसाब किसका बचा, 8H2O और Na+। बेटा इस पे चार्ज कितना है, -2। उसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, Na2 कॉम्प्लेक्स हो गया B4O5 OH4, -2 हटा दो क्योंकि अभी Na2 आ गया। Na2 में 2 है, Na2 नहीं हो गया बेटा। Na+ +1 क्या हो गया, +2। तो Na2 हो गया ना। ऐसे नहीं लिख सकते आप 2Na, मैं Na2 लिखूंगा क्योंकि Na कितना है, 2 है। क्लियर हुआ? अगर मेरे पास इसका नेगेटिव चार्ज -1 होता तो मैं सिर्फ क्या लिखता, Na, पर यहाँ पे -2 चार्ज है तो मुझे क्या लिखना पड़ता, Na2। तो सर फिर तो सोडियम की वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगी ना, ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट रहेगा।
बेटा ये चीज को अंदर वाली चीज से मत मिक्स करो। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना हुआ -2। -2 को बैलेंस करने के लिए हमारे सिस्टम में क्या पड़ा हुआ है +1, तो वो +1 मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक टेट्रा न्यूक्लियर मीडिया बचा क्या, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8H2। सर वहाँ पर प्लस क्यों नहीं आया, डॉट आया? कहाँ पे बेटा? वो 8H2 हो गया। 8H2 में क्या प्लस क्यों नहीं आया और डॉट आया? यहाँ पे प्लस क्यों नहीं आया हाँ और डॉट आया, अभी मैं समझाता हूँ। ये कंप्लीट हो गया। मतलब आपका जो बोरेक्स था वो बोरेक्स टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट फॉलो कर रहा है। मतलब 10H2O तो था ही, तो 10H2 में से 2H2O का हमने OH माइनस में कन्वर्ट करके हमने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अभी क्या होगा, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में छोटे छोटे होल होते हैं। वो होल के अंदर ये H2O क्या करेगा, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा। समझ में आएगा? अभी क्या होगा बेटा, आ गया कुछ समझ में? Yes, तो ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बनाएगा। और तभी ऐसा पूछा जाए कि बोरेक्स का टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, तो आपको ध्यान रखना है Na2P4O5OH4.8H2। ये प्रोसीजर आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर आपको समझने के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी समझो, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट के नीचे आपको सीधा ये लिखना है। क्लियर हो गया? आ गया कुछ समझ में? थोड़ा स्पीड में रखना। कितना टाइम हो गया? बस इतना थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं बोरेक्स को ना। तो सिर्फ ये लिखो। हाँ बस ये लिखो, वो लिखने की जरूरत नहीं। नहीं लिखो नीचे। सर एक मिनट, ये बेटा एक एक्सप्लेनेशन है कैसे ये चीज बन रही है ना। एग्जाम के अंदर ये चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बोरेक्स है तो ये लिख देना है, व्हाइट क्रिस्टल है, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन लिखो। सर एक सेकंड सर। यस सर। बोरेक्स डिसॉल्व इन, न्यू पॉइंट। हाँ बोरेक्स डिसॉल्व इन H2O। borax dissolve in H2O and form alkaline solution ये बेटा Na2B4O7 जो लिखा हुआ है वो एक Na2B4O7 जो बेटा एक ड्राई पाउडर हुआ बोरेक्स का, जिसमें पानी नहीं है। H2 होगा तो वो थोड़ा कैसा होगा, मॉइस्चर जैसा होगा। तो ये आपका बोरेक्स जो हो गया पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉर्मली कैसा सॉल्यूशन बनेगा बेटा, अल्कलाइन सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो कहीं ना कहीं पे आपका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन में बेस बनना चाहिए। तो आपको सीधा बेटा यहाँ से दिखता है, रिएक्शन आप कंप्लीट करो, चलो फटाफट क्या बनेगा। Na2B4O7 हाँ H2O। तो यहाँ पे बेटा मैं 7H2O ले रहा हूँ, 7H2O। चलो बनाओ फटाफट। तो 7H2O में से आपको क्या करना बेटा, एक 5H2O ले लो और एक 2H2O ले लो। 2H2O में से क्या बनेगा बेटा, H प्लस OH माइनस। कितना मोल बनेगा, H प्लस 2, OH माइनस कितना होगा 2। ओके, ये कंपाउंड तो आप अलग करोगे तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, Na प्लस B4O7। चार्ज कितना होगा, -2। ये Na प्लस को किसके साथ रिएक्शन करवाना है, OH। तो वहां से क्या फॉर्म होगा, NaOH। कितना मोल, 2 मोल प्लस B4O। सुनो, ये सारे रिएक्शन में एक बार पहली चीज बन गई, रिमेनिंग चीज को हर एक रिएक्शन में मिक्स कर लेना है। कैसे, समझो। क्या बचा, B4O7 बचा, समझना। प्लस ये क्या बेटा बचा, 5 को मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन कितना होगा 10, ऑक्सीजन कितना होगा 5। हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया, इसका हिसाब हो गया। B4O7 5H2O का ये हो गया, ये तो चला गया Na के साथ, है ना। बचा क्या, 2 हाइड्रोजन। समझो H2, इन सबको प्लस करना है। प्लस करो, क्या होगा, H 10 2 कितना हो गया 12। ऑक्सीजन, सॉरी सर H2 कहाँ से आया? H2 बेटा H प्लस का लेवल आती है ना 2H पर, उसके बाद इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए H2 के लिए। बेटा H प्लस जो होता है वो नॉर्मली क्या बनाएगा, सर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है।
H प्लस जो है वो हाइड्रोजन कितने हुए हैं? एक हाइड्रोजन और उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। बेटा ये OH माइनस हो गया। हाँ रिमेनिंग कौन कौन सी चीज बची? B4O7 बचा, समझ? हाँ B4O7 बचा, मैंने लिखा। उस पे क्या चार्ज है? -2। पर -2 अभी बताने की जरूरत नहीं है, समझो। हाइड्रोजन मतलब 5 मोल H2 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई किया H2 H10O5 हो गया। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना बचा? 2 बचे। मैंने H2 मतलब 2 H प्लस बताया हुआ है, 2 H प्लस मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। मैंने H2 गैस नहीं लिखा हुआ है, कितना एलिमेंट बचा वो लिखा हुआ है। अभी मुझे बताओ टोटल हाइड्रोजन कितना बचा? 10 प्लस 12 हो गया। बोरॉन कितना हुआ? B4। ऑक्सीजन कितना हुआ? 7 प्लस 5 कितना हुआ? 12। मैं रिएक्शन को इजी करना सिखा रहा हूँ। ये चीज बची, इसके अलावा और कुछ चीजें नहीं है। जो था बाकी का व्यवहार हो गया, Na का व्यवहार हो गया, OH का व्यवहार हो गया, OH माइनस हो गया। अभी समझो, क्योंकि मुझे साइड प्रोडक्ट बनानी है, दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? 4। तो 4 कॉमन ले लो, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? BO3। इसको हम नॉर्मली बोलेंगे ऑर्थो बोरिक एसिड। क्या बोलोगे? रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो बोरिक एसिड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, सर ये बेस है, ये एसिड है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन क्यों हुआ? अल्कलाइन सॉल्यूशन इसलिए हुआ, NOH जो है वो बेस हो जाएगा, बट इसकी कंपेयर में इसका बेसिक नेचर कैसा है? क्लियर हो गया? क्लियर? एक और रिएक्शन है, पूरा लास्ट रिएक्शन है। आपने कभी वो अलग अलग कलर का वो मोती जो होते हैं ना, मोती बॉल, वो जैसे वो स्टोन होते हैं, प्लास्टिक के स्टोन होते हैं जिसमें ग्रीन कलर के होते हैं, रेड कलर का होता है ना? तो ये स्टोन उस कलर के कैसे बनेंगे, उसका एक सिस्टम दिया होता है, बराबर? तो सबसे पहले बी करके लिखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो है ऑन हीटिंग। ऑन हीटिंग। अब ये हीटिंग किसका करना है? बोरेक्स का। किसका हीटिंग करोगे? बोरेक्स। चलो बताओ बेटा, बोरेक्स जो है, समझना बेटा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? Na2B4O7 डॉट क्या लिखोगे? 10H2O लिखोगे। अच्छा, मैंने इसको क्या किया? हीट किया हाई टेम्परेचर पे। जैसे आप हीटिंग करवाओगे, उसमें जितना भी पानी है वो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा ना? तो पहले पानी रिमूव होगा, तो -10H2 मैंने कर लिया, पानी रिमूव हो गया है ना, वेपराइजेशन फॉर्म में वो उड़ गया। तो क्या बचा बेटा? Na2B4O7। समझना बेटा, अभी भी इसका हीटिंग चालू है, अभी भी आप उसको हीट कर रहे हो, अभी भी आप क्या कर रहे हो? उसको हीट कर रहे हो। तो हीट करने से क्या होगा? ये बॉक्स वाली चीज बनेगी। पहले क्या बनेगा? Na बन गया। यहाँ पे क्या होगा? B4O7। Na हो गया, B4O7 सेपरेट हुआ, चार्ज कितना है? -2, है ना? यस सर। Na+ जो है वो फर्दर तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पे उसको नेगेटिव भी नहीं होती है। तो ये B4O7 में से आपको ऐसा नेगेटिव बना है जिसमें चार्ज -1 है। तो समझो, Na+ तो हमारा है ही, वो तो 2 मोल है, उसको बैलेंस करने के लिए इसमें से हमको नेगेटिव बनाना है। तो मैं BO2 ले लूं। समझो, बोरॉन का चार्ज कितना बेटा? +3। ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। तो 2 × 2 कितना हो गया? -4 हो गया। तो इसका -4 + 3 ओवरऑल चार्ज कितना हुआ? -1 हो गया। क्या हुआ बेटा? हुआ कि नहीं हुआ? तो ये -1 हो गया। ऐसा कितना बनाओगे? 2। समझो, तो मेरा पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां से बेटा? NaBO2, क्योंकि Na का चार्ज कितना हुआ? +1। BO2 का चार्ज कितना हुआ? -1। हिसाब क्लियर? ऐसा कितना मोल चाहिए मुझे? 2 मोल, क्योंकि मेरे पास Na+ कितना है? 2। तो 2 Na+, यहाँ से जो 2 BO2 बना है उसके साथ रिएक्शन हो गया। अभी समझो बेटा, ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन आप रट्टा लगा के याद नहीं कर सकते हो, बराबर है? कौन सी चीज बनेगी वो आपको याद रखना है। मेरे पास क्या था बेटा? B4O7, उसमें से मैंने क्या बनाया? BO2 कितना बनाया? 2 मोल। तो 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? B2O4। इतनी चीज मुझे माइनस करनी है, तो कितना बचा? B2O3। ऐसा बचा।
तो ये मेरा एक साइड प्रोडक्ट हो गया B2O3। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? आया। तो ये दो चीज बन गई, खत्म। ये दो चीज बन गई। इसका नाम लिखो सोडियम, इसका नाम लिखो सोडियम मेटाबोरेट। इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेटाबोरेट। नाम कैसे आया? सोडियम मेटाबोरेट। हाँ, वो नाम कैसे आया? ये बेटा कॉमन नेम होता है, इसको बोरेट बोलते हैं। और ये सोडियम है, क्लियर हुआ? मेटा का मेटा ऑर्थो पाइरो हाइड्रो। अच्छा वो एक्चुअली क्या होता है बेटा? सुनो बेटा, मेटा का मतलब क्या होता है वो समझो। मेटा का मतलब ये होता है ये एक रिपीटिंग यूनिट, एक लंबा चेन बनाएगा, तब जाके आपको मेटा लिखना है। मतलब आपका ये एक यूनिट हो गया। जब ये ग्लास जैसा स्ट्रक्चर है तो ग्लास के अंदर क्या होता है? प्लास्टिक क्या होता है? इट इज अ वन टाइप ऑफ पॉलीमर होता है, जिसमें ऐसी चीज को हम रिपीटिंग में डालेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सोडियम मेटाबोरेट हो गया। और इसका नाम क्या लिखोगे? बोरॉन एनहाइड्राइड। इसका नाम लिखोगे बोरॉन एनहाइड्राइड। समझा बेटा? अभी कलर आया नहीं है, बट ये चीज जो है ना मिलके आपका एक बीड बन जाएगा। क्या बनेगा? बीड। बोरेक्स बीड बोलते हैं इसको। क्या बोलोगे? बोरेक्स बीड। बीड मतलब एक गोल्ड कलर का मंडा जैसा होगा, बोरेक्स बीड। और ये कलरलेस होता है। कैसा होगा? और कलरलेस क्यों है? क्योंकि ये बोरॉन एनहाइड्राइड के साथ कौन है? सोडियम मेटाबोरेट है। और सोडियम मेटाबोरेट का कलर नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। अभी आपको क्या करना है कि मान लो जैसे आपको ब्लू कलर डेवलप करवाना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड को ऐड करेंगे। क्या ऐड करोगे? बेटा नॉर्मली कोबाल्ट ऑक्साइड अपने टेक्स्ट बुक में दिया हो, इसलिए मैं कोबाल्ट ऑक्साइड बोल रहा हूँ। आपको जिस तरह का कलर चाहिए वैसे डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल को ऐड करना है। जैसे आयरन ऐड करोगे तो आपको रेड कलर मिलेगा, कॉपर ऐड करके ग्रीन मिलेगा। तो जैसा जैसा उसकी कैरेक्टर, तो वो चीज जैसा कलर चाहिए वैसा डी ब्लॉक का, वैसे डी ब्लॉक का एलिमेंट का ऑक्साइड कंपाउंड उसमें ऐड कर लेना। क्लियर है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है बेटा, समझना है, मैं नॉर्मल चीज में बता देता हूँ। ये दोनों चीज हो गए। इसमें B2O3 कोई काम नहीं करेगा। आपने मान लो बेटा इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड को ऐड किया, तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड क्या करेगा? इसके साथ रिएक्शन करेगा, मेटाबोरेट के साथ, सोडियम मेटाबोरेट के साथ करेगा। और सोडियम का पोजीशन कौन ले लेगा? कोबाल्ट। डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेटल का, यानी की जगह पे कौन आ जाएगा? कोबाल्ट। और जैसे ही कोबाल्ट आएगा तुरंत ही वो कलर बदल लेगा। तो कोबाल्ट कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। और जनरली आपने लैब के अंदर वो प्लेटिनियम वायर जो होता है ना, प्लेटिनियम वायर जिसमें बोरेक्स का बीड बनाना पड़ता है, तो आपका समझो कि ये प्लेटिनियम वायर हो गया। मार्केट से ऐसे प्लेटिनियम वायर मिलता है जिसको HCl में हीट करके आगे से ऐसा राउंड लूप दे देना है, राउंड लूप। फिर आपको वॉश ग्लास ले लेना है, वॉश ग्लास के अंदर आपको बोरेक्स पाउडर ऐड कर देना है। क्या ऐड करोगे? बोरेक्स पाउडर। और ये बोरेक्स पाउडर को हमका पेस्ट बनाना है। तो पेस्ट किसकी प्रेजेंस में बनाओ? इसमें HCl ऐड करना है। क्या ऐड करना है? HCl। तो HCl के ड्रॉप ऐड कर लिए, ये बोरेक्स पाउडर का क्या हो जाएगा? पेस्ट बन जाएगा। फिर क्या करना है? ये मान लो कि आपका प्लेटिनियम वायर हो गया, जिसका आपको मैंने हीट करके आगे से एक लूप बना लिया। HCl में हीट इसलिए करोगे ताकि वो एकदम क्लीन एंड नीट हो जाए। समझ में आ रहा है? ये जो वायर है ना, क्लीन एंड नीट हो जाए, उसमें किसी भी तरह का इंप्योरिटी ना रहे। फिर मुझे क्या करना है? ये जो लूप बना है वो लूप पे इसमें से थोड़ा पेस्ट ये लूप के ऊपर आपको सेट कर लेना है। फिर उसको हीट करना है। लूप पे मैंने पेस्ट ले ली, फिर उसको हीट किया। बर्नर, बंसन बर्नर जो होता है उसके नीचे हीट करना है। और हीट जैसे ही करोगे तो ये जो आपका लूप है ना बेटा, ये लूप के बीच में ग्लास जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये जो ग्लास है ना, ये ग्लास उसके जैसा एकदम ट्रांसपेरेंट, या तो चश्मे जो है ना उसके जैसा एक ट्रांसपेरेंट लूप बनेगा ग्लास जैसा। पर वो कैसा होगा? कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। अभी मान लो कि लैब के अंदर मैंने कोबाल्ट क्लोराइड दिया, आपको क्या दिया? आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें पॉजिटिव कौन सा है, इसमें नेगेटिव कौन सा है। तो आप पहले क्या करोगे? ये बोरेक्स का एक लूप बना लोगे। बोरेक्स का लूप बन गया। ये आपका जो प्लेटिनियम वायर था उसके बीच में होल था, मैंने बोरेक्स पाउडर का पेस्ट लगा दिया, उसको हीट करके इसके बीच में एक ग्लास जैसा स्ट्रक्चर बना है जो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। फिर क्या करोगे? जो कंपाउंड मैंने दिया वो कंपाउंड थोड़ा लेना है, इसके ऊपर लेना है, फिर उसको हीट करना है।
अगर आपके कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट होगा तो ये ब्लू कैसा बन जाएगा? ब्लू बन जाएगा, मतलब आपका कंफर्म हो गया। ग्लास कैसा बनेगा? जैसे ये ट्रांसपेरेंट है ना, तो उसमें बोरेक्स जहां जहां रहेगा वो पूरा ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू आपको क्या बताएगा? क्योंकि हमारे कंपाउंड के अंदर कोबाल्ट प्रेजेंस है। क्लियर हो गया? चलो इतना रखेंगे, दो कंपाउंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ना। चलो बाय। Thank you, sir. बेटा आया